नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश में चार धाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। जब से चारों धामों के कपाट खुले हैं तब से लेकर अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी बीच कई बार खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से यात्रा बाधित भी हुई, लेकिन इससे यात्रियों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। धाम खुलने के क्रम में अगर बात करें तो अब तक के श्रद्धालुओं के आंकड़ों में गंगोत्री धाम में 1,21,007 यात्री, वहीं यमुनोत्री में 1,06,802, केदारनाथ में 1,95,615 और बद्रीनाथ में 1,28,141 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे में शासन प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के दावे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है चार धाम यात्रा। बता दें कि लगातार चार धाम यात्रा चल रही है। इसी बीच मौसम के खराब होने की भी खबरें सामने आई, लेकिन उसकी वजह से जो यात्रा करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है और हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु जो हैं चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। हमने आपको आंकड़े बताए, ये वो आंकड़े हैं जो खुद पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और इसी बीच कई श्रद्धालु अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल 26 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है और ख़राब स्वास्थ्य की वजह से यहाँ पर समस्या आई है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लगातार सरकार प्रशासन ये अपील कर रहा है सभी से कि जो एडवाइजरी जारी की गई है विभाग द्वारा उसका पालन करें और जब भी यात्रा की ओर बढ़ें तो अपना स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर करा लें और अगर स्वास्थ्य खराब है तो यात्रा पड़ाव पर ना पहुँचें और जहां हैं वहीं आराम करें। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी यही कोशिश है कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार भी, जिस तरह से पिछले बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई थी, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हो। और ऐसे में कई कठिनाइयां भी प्रशासन के सामने आ रही है। खराब मौसम उनमें से एक है, जिसमें बर्फबारी की वजह से मार्ग बाधित हो रहे हैं। कई बार पहाड़ों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी समस्या हो रही है। गंगोत्री हाईवे की बात की जाए तो कई बार बाधित हो चुका है गंगोत्री हाईवे भी, जिसकी वजह से लगातार प्रशासन की ओर से जो है सड़क खोलने का काम किया जा रहा है, जिससे परेशानियां ना हो श्रद्धालुओं को। और इसी बीच श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं और टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स हर पड़ाव पर डिप्लॉय की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट हर 1 किलोमीटर में बनाए गए हैं। 130 स्वास्थ्य कर्मियों की और डॉक्टरों की तैनाती यहाँ पर की गई है। ये सभी व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार द्वारा की गई हैं, लेकिन उसी के बीच जो है कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर आ रही है और लगातार लाखों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए चारों धामों में पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड यात्रा इस बार भी होगी और रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है यात्रा। हमारे मेहमान भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बात पर जिक्र करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं प्रशासन के सामने आ रही हैं, आखिर क्या चुनौतियां हैं जब से यात्रा शुरू हुई है। 16 दिन का समय हुआ है। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के धाम खुले, उसके बाद फिर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का चारों धामों के दर्शन करने का सिलसिला जारी है और अब भी बेशक यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, भारी बारिश हो रही है, मौसम के लिए चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, तभी भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ के अगर 2 दिन के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 30,000 श्रद्धालु इन 2 दिनों में दर्शन कर चुके हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो ये बयां करते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी चुनौती बनी हुई है ये यात्रा।
आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर यात्रा चल रही है और जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई लोगों ने जान अपनी गंवाई है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। और इसके बाद से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा और ये अपील की जा रही है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। अगर कहीं भी दिक्कत नज़र आती है तो आप यात्रा न करें। और ख़राब मौसम की वजह से भी कई बार यात्रा बाधित की जाती है। आपको बता दें कि केदारनाथ में के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार फिर तीसरी चौथी बार होगा जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस को रोक दिया गया है। 15 मई तक के लिए इन पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी यात्री जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रजिस्ट्रेशंस खुलेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और चारों धामों के दर्शन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो खराब मौसम है, जो लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं अगर मार्ग खराब है तो उसे जल्द ठीक किया जाए, क्विक रिस्पांस किया जाए प्रशासन की तरफ से। हेल्पलाइन नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई ऐसी अगर कहीं भी परेशानी आती है यात्रियों को उस पर करे, उनकी मदद करे। और आपको बता दें कि यहाँ पर 11 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। साउथ जोन से श्रद्धालु आते हैं, वेस्ट ईस्ट जोन से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कहीं लैंग्वेज बैरियर ना हो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, तो उसको लेकर 11 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। और लगातार अपील की जा रही है कि आप जो है यात्रा करें, सुरक्षित यात्रा करें। प्रशासन शासन आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन आपको खुद भी सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। पहले संजीव वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज फुलारा, युवा नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके पाल, आप प्रवक्ता हैं। राजेंद्र पंत, यूकेडी प्रवक्ता हैं। और राजेंद्र बिज जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी संजीव जी। एक रिकॉर्ड की तरफ यात्रा बढ़ रही है, शॉर्ट में पहले ये बताइए कि अभी तक जो यात्रा चल रही है उसमें क्या कठिनाइयां शासन प्रशासन के सामने आ रही हैं? देवी जी देखिए, पिछले वर्ष 2022 में जो चारधाम यात्रा थी उसमें एक रिकॉर्ड कायम किया गया। 42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा में शिरकत की। और इस वर्ष सरकार के द्वारा यात्रा से पूर्व लगभग 2-3 महीने पहले से ही पूरी तरह से जितने भी विभागों का वहाँ पर एक चाहे स्टेइंग कैपेसिटी को आप देखें, चाहे स्वास्थ्य विभाग को देखें, चाहे फूड एंड सप्लाई का सिस्टम को देखें, और जो हमारा पर्यटन विभाग है, उन तमाम विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठकों का और उससे संबंधित जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय मंत्री जी और हमारे जितने अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई चरणों में बैठकें ली गई। और उसमें किसी भी प्रकार की इस यात्रा में कोई व्यवधान ना आए, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे रुकने से संबंधित हो, चाहे आवागमन से संबंधित हो। और उसी के ऊपर हम लोग पूरे अच्छे से काम कर रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु इस बार 2023 की चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, वो उत्तराखंड से एक बहुत अच्छा संदेश लेके जाएं और हर व्यक्ति के मुख पर ये रहे
ठीक है सर। कि उत्तराखंड से हमको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिली और बहुत अच्छा हमारा स्वागत सत्कार हुआ। साथ ही दिव्य जी एक चीज में और सर चर्चा में आएंगे पहले क्योंकि समय बहुत देर से शुरू हुआ, मैं चर्चा में आऊंगी, पहले वक्तव्य ले लेते हैं। मनोज फुलारा जी, शुरुआत से ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्या मानेंगे? इतने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु जो है इतने कम समय में अभी तक दर्शन कर चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यात्रा है, जिसमें आपको हायर एल्टीट्यूड पे चलना होता है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को फेस करना होता है और पहाड़ों को पार करते हुए आपको चार धाम के दर्शन होते हैं। ऐसे में जब हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कमरे के अंदर बैठ के ये कहें कि सारी चीजें हमारे पक्ष में है, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, काफी सारी मीटिंग हम लोगों ने कर ली है, तो यहाँ की जो भोली जनता है और जो बाहर से आने वाली जनता है वो भरोसा कर लेती है। लेकिन जब वो यहाँ पे आती है तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो उनको फेस करने को मिलती है। ऐसा ही कुछ आपने उत्तर काशी यमुनोत्री हाईवे में देखा कि हाईवे बंद था, लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई और वहां के जो श्रद्धालु थे, जो डिवोटीज थे, उनका आक्रोश, उनका एंगर हम लोगों को देखने को मिला। ऐसा ही कुछ हमने ऋषिकेश में भी देखा कि जब रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो 4-4 घंटे लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा, वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा था, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन। सर ने बड़ी अच्छी बात करी है, पर्यटन मंत्रालय की यहाँ पे बात करी। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि जब वनों में आग लग रही थी तो वन मंत्री शहरों का भ्रमण करने निकले थे, पर्यटन मंत्री विदेशों का भ्रमण करने निकले थे और ये कह रहे थे कि हम बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो कितना रिकॉर्ड हुआ भी सर अभी हमें बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है हमें और जनता को जो पूछनी और जाननी भी बहुत जरूरी है कि हमने देखा कि G20 जब सम्मेलन हुआ तो 100 करोड़ का बजट G20 सम्मेलन में आए हुए जो डेलीगेट्स थे उनके लिए रखा गया, लेकिन चार धाम यात्रा जहां पे लाखों करोड़ों डिवोटीज आते हैं वहां पे बजट सिर्फ 10 करोड़ का रखा जाता है, जो पिछले साल के अनुरूप अगर हम लोग देखें तो उससे भी ज्यादा कम रहता है। तो मुझे लगता है भी हमारे जो माननीय प्रवक्ता जी हैं संजय वर्मा जी, वो हमें बताएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई ये गणित। मुझे लगता है सर को ये गणित जरूर समझ में आई होगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए मैम, होली के बाद भी हमारी एक यात्रा स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं पूर्णागिरि धाम यात्रा। चंपावत की ये यात्रा है, उसमें भी सरकार ने यही कहा था कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, सारी चीजें हमारे पक्ष में है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 2-2 दिन में 8-8, 9-9 लोगों की मौत हो रही थी, शारदा नदी में डूबने की वजह से हो रही थी। वहां पे कोई फैसिलिटीज देखने को नहीं मिली। लोग जब पार्किंग में खड़े थे, गाड़ी उनको आके कुचल के चली जाती है, उस पर कुछ नहीं था। हमने देखा कि जहां पे 25 या 30 यात्री बसों में जा सकते हैं, ट्रैक्टर में जाते हैं, वहां पे 70 या 80 लोगों को ले जाया जा रहा था। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जो हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। बट मुझे लगता है कि ये हमारे जो माननीय प्रवक्ता जी यहाँ बैठे उनके दिमाग में नहीं है, तो मुझे लगता है अब आ जाएगी तो शायद आगे कुछ करें। ठीक है, चर्चा में इस पर भी जाएंगे। डीके पाल जी, आपके पास आऊंगी। सर, क्या कहेंगे इस रिकॉर्ड तोड़ यात्रा की तरफ जो आंकड़े बता रहे हैं कि अब रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है यात्रा, उसको लेकर? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हो रही है। भारत के हो चाहे देश विदेशों के हो, सभी श्रद्धालुओं का आम आदमी पार्टी इस यात्रा के लिए स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जिम्मेदारी दो तरह की है। एक तो मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इसको गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के साथ साथ जो सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं जी, उनको जितना सुदृढ़ हो सकता है, जितना मजबूत हो सकता है, सरकार उसको करे जी। और मुझे लगता है कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी भी है आम नागरिक जो वहाँ पर हैं, दुकानदार हैं, जो जिनके घर हैं वहाँ पर। दूसरी जिम्मेदारी उनके लिए भी मैं निवेदन करता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से कि श्रद्धालु बहुत भीड़ में आएंगे और सरकार की जिम्मेदारी भी है वो भी निभाए, लेकिन वहाँ के लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि इस टीवी चैनल को बहुत देखते हैं लोग, कि बिल्कुल ऑकवर्ड फील ना करें। जो देश विदेशों से लोग आ रहे हैं वो निश्चित रूप से बड़ी आस्था के साथ आ रहे हैं, उनको कोऑपरेट करें और एक व्यवस्थित रवैया अपनाएं जी, जिससे कि हमारा राज्य सामूहिक रूप से एक अच्छी प्रवृत्ति का पर्याय बने और लोग आए जितने आ सकते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, ये वो स्थल है जिसके लिए लोग विदेशों से भी आते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार जो काम कर रही है उसको सुदृढ़ करे, मजबूत करे और अपनी तैयारी को जितनी पुख्ता कर सकते हैं करें, लेकिन अपने बजट को इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि निश्चित रूप से सवाल थोड़ा उठते हैं। पर इस यात्रा पर हम आम आदमी पार्टी कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहती, केवल निवेदन करना चाहते हैं कि अगर बजट बढ़ाना पड़े वर्मा जी तो बढ़ाइए, बस हमारे जो यात्री हैं वो आराम से रहे, वो खुश रहे, जिस स्थिति में आए खुश होकर के उसी स्थिति में वापस जाए। ठीक है, राजेंद्र पंत जी, सर आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है या यात्रा जो व्यवस्थाएं वहां पर दी जा रही है वो अनुकूल है?
दिव्या जी, मैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से जी। समस्त यात्रियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सरकार जो वादे करती है, यात्रा में कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्यटन पूर्ण आ रहा है, जी। लेकिन जो हमारे वादे हो रहे हैं, अगर सड़कें हमारी चौड़ी हैं तो फिर जाम क्यों? 4-4 घंटे 8-8 घंटे के सड़कों में जाम लग जा रहे हैं, और उस जाम को भुगत के मैं आ चुका हूँ। जी। अभी गोपेश्वर में मैं 4 घंटे जाम में रहा हुआ हूँ। तो वो अगर सड़कें ही चौड़ी है तो फिर जाम किस बात का? जी। 4 लोगों की मृत्यु होगी, जिसमें से 2 हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। इसका मतलब हमारे पास हार्ट के वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ पे कंपाउंडर है, कंपाउंडर दवाई दे सकता है, वो बुखार की, पैर दर्द की, हाथ दर्द की, कमर दर्द की। तो वो व्यवस्था कोई व्यवस्था गिनती होती है? ये व्यवस्थाएं नहीं है। ये देखो, ये सब कागजों में चलता है और चलता आया है इससे पहले भी। सरकार का जो बजट होता है वो बजट तो कहीं और जगह लग रहा है, वीआईपीज में लग रहा है। आप देखिए होली, इनकी हेली सेवा को देखिए, शुरू से ही लेकर के जो एक हमारे इनके कर्मचारी की मृत्यु हुई है, क्या वो ऐसे कर्मचारी जिनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, वो मृत्यु क्या सही थी? वो बहुत गलत मृत्यु है। तो ऐसे आदमी को आपने कैसे भेज दिया? कैसे आप कह सकते हैं कि हम अब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं? तो ये सब हवा ही चल रहा है अभी। और हम तो ये बाबा केदार से, बाबा बद्रीनाथ जी से हम विनती करते हैं कि यात्रा अच्छी जाए, सुगम जाए, उत्तराखंड प्रदेश का नाम हो। लेकिन सरकार की तरफ से जो वादे किए गए वो समस्त खोखले वादे हैं। ठीक है, बिल्कुल इस यात्रा में कोई यात्रा कुछ नहीं है इनका। राजेंद्र बिज जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका क्या वक्तव्य रहेगा इस पूरी यात्रा को लेकर? अब तक की जो यात्रा रही है, जितने लोग दर्शन कर चुके हैं, क्या आपको लगता है पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? दिव्या जी, अगर हम बात करते हैं चारों धामों की, जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं, सबसे ज्यादा संख्या में केदारनाथ जाते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं, उसके बाद जो है गंगोत्री जाते हैं, और सबसे जो है कम यात्री जो है यमुनोत्री जाते हैं। केदारनाथ धाम में अगर आप ये देखें कि रोज करीबन 10 से 15 हजार यात्री जो है वहाँ पे दर्शन करने जाता है। और क्योंकि वो पैदल का रास्ता है, और वो कुछ लोग तो हेली से वहां से जाते हैं, लेकिन वो इतना दुर्गम रास्ता है कि वहां पे करीबन 14 किलोमीटर जो पैदल चलना पड़ता है, वो अपने आप में एक जो है बड़ी कठिन तपस्या है। और उसमें अगर आप देखिए, क्योंकि वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, तो उसके साथ आपको एक तो चलना, आपको एनर्जी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है आपके साथ, मतलब आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां चारों तरफ बर्फ है। और आप ये देखें, जो इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेटिकल जो है डिस्टर्बेंस जो है पिछले 1 महीने से चल रहा है उत्तराखंड में, जो कभी ऐसा नहीं हुआ पहले, कि जब इस टाइम पे जो मई के महीने में भी जो है टेम्परेचर वहां पे बर्फबारी हो रही है। तो इन सब बातों का मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि जहां पर 15,000 लोग जा रहे हैं, उनके खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, उनको जो है दर्शन करने के लिए, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी की है। और जिस तरह सरकार जो है इस टाइप से पहले जो है प्री जो है यात्रा जो है सरकार ने जिस तरह से उसका संज्ञान लिया, और वो जितने भी अधिकारी हैं वो अपने जो एड़ी चोटी का जोर लगा के इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से सरकार से में बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ जैसे बातें आती हैं, मीडिया में आती हैं, और हम लोग देखते हैं होता है। एक सबसे बड़ी जो बात है कि सरकार ने पहले ये करा था कि हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे जो है दर्शन के लिए जो है टूरिस्ट को। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि स्थानीय लोगों का दबाव था, पंडा पुरोहित का दबाव था, वहाँ के समाज का, होटलियर का दबाव था कि आप इसको जो है, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 महीने ही जो यात्रा चलती है, ऑलमोस्ट करीबन 3-4 महीने, बाद में भी बरसातों में कम हो जाती है, तो वो सारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें सारी टिकी होती है। तो इन सब बावजूद देखने में सरकार ने उसको जो है किस तरह से खोल दिया। लेकिन मुझे लगता है सरकार का पहले बहुत अच्छा एक स्टेप था, क्योंकि एक लिमिट्स है, एक हर चीज की एक जो है एक सीमा होती है, उस तक जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब वो सीमा से बाहर हो जाता है तो अनमैनेजेबल हो जाता है। संजीव जी, लेकिन सरकार अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा और अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा सा जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जो है लोगों को देनी पड़ेगी, तभी जो है और अच्छे ढंग से यह यात्रा सुचारू रूप से चल संजीव जी, जितना हम देख पा रहे हैं इस चर्चा में अभी तक जो वक्तव्य आए हैं, आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है इस यात्रा का, या कुछ गलत नहीं कहना चाहते, बस जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है, बजट बढ़ाने की बात की जा रही है। सर, शासन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी, कितना आपको लगता है कि क्या वो सफिशिएंट थी, या अभी भी आप लोगों को और व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, जैसा कहा जा रहा है? दिव्या जी, देखिए, अभी तक लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी बीच बीच में जैसे भी हमारे राजेंद्र बिस्ट जी भाई साहब बता रहे थे कि
जिस तरह से इस बार मौसम खराब हुआ, और यदि हम विगत का देखते हैं तो कई वर्षों के बाद शायद इस तरह की घटना हुई है। तो ऐसे में तमाम जितने भी लोग बहुत दूर सुदूर से आ रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और क्योंकि सबकी जान माल की जिम्मेदारी वो भी हमारी सरकार की है, और सरकार उसके लिए बहुत बेहतरी के साथ काम कर रही है। जी। और देखिए, जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ पे ऑक्सीजन की लगातार वहाँ पे कमी आती है, उसी की वजह से जो कहीं जो हार्ट पेशेंट होते हैं या अन्य कुछ पहले से कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो वो लोग वहाँ पर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी कई बार पड़ जाती है। उसके लिए सरकार के द्वारा पहले से एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग थोड़े किसी भी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं, वे लोग या तो यात्रा बीच में जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ रुक जाएं, और या अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने के लिए सोचें। अच्छा, लेकिन संजीव जी, सवाल ये उठता है कि पिछली बार की यात्रा में आपके लिए चुनौती स्वास्थ्य बना हुआ था, जिसको आपने सुदृढ़ इस बार करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार बड़ा चैलेंज मौसम भी बन गया आप लोगों के लिए कि सड़कें इसमें प्रभावित होती हैं, इसमें कहीं कोई लैंडस्लाइडिंग जोन है, वहां पर किस तरह से लोगों को सुरक्षित पहुंचाना है, किस तरह से इवैक्यूएट करना है, अगर कहीं पर एवलांच आता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या आपकी पर्याप्त रिस्पांस टीम है? जी जी, दिव्य जी, देखिए, जैसा आपने कहा, हमने पिछली बार की यात्रा से बहुत सारे अनुभव मतलब एक तरह से हमने उसको सबक लेने का काम किया, और इस बार जो पहले जो भी समस्याएं हुई वो उन सब की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो डॉक्टर्स की हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है, वो हमने हर 1 किलोमीटर के ऊपर डिप्लॉय करी है, जिसमें पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ है। साथ ही इस बार एक नई चीज, हेल्थ एटीएम की हमने व्यवस्था करी, जिसमें 28 तरीके के टेस्ट जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके किए जा सकते हैं। जहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हमने बनाए हैं, वहां पर हमने श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग का काम आरंभ किया है, ताकि जो भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित है तो उसका वहीं पर उपचार हो जाए, और वो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही अपनी यात्रा को कंटिन्यू करे। और जिस तरह से ऊपर चलते चलते रास्तों में बाई चांस यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम कोई फेस करता है, कोई श्रद्धालु बीमार हो जाता है या गंभीर होता है, तो उसके लिए हमने एयर एम्बुलेंस तक की भी व्यवस्था करी है। दिव्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी विगत दिनों 2 ऐसे श्रद्धालु जो अचानक वहां पर बीमार हो गए, तो हमने उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स तक भी पहुंचा के उनका प्रॉपर इलाज करवाया। और मैं सोचता हूँ इस बार हमारी यात्रा बहुत सुगम और सुखद होने वाली है, और जिस प्रकार से हेमकुंड साहिब और केदारनाथ में एक लंबा पैदल यात्रा करनी पड़ती है जो थोड़ी सी दुर्गम है, उसको भी सुगम करने के उद्देश्य से जो हमारा भी रोपवे बनने जा रहा है, उस पे काम आरंभ कर दिया गया है। और जो 7-7, 8-8 घंटे की यात्रा और 14 घंटे की यात्रा, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ सर। प्राइमरीली में क्या होगा? प्राइमरी अभी जब तक नहीं बन रहा रोपवे, तब तक क्या करेंगे? दिव्य जी, देखिए, मैंने कहा कि काम हमने एक तरह से उनका आरंभ हो गया है, काम आरंभ हो गया, उसका हमको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आगामी जो सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। आगामी जो हमारी यात्राएं होंगी वो यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा सुगम होने जा रही हैं। जी, मनोज फुलारा जी। देखिए मैम, मैं यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करूंगा। मैंने पूरा डिबेट जो भी हमारे यहाँ प्रवक्ता लोगों ने कहा, उनमें 2 चीज़ें बड़ी मेंशन थी। पहला था ट्रैफिक और दूसरा था मेडिकल फैसिलिटीज़। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो आरोप तो लगा देती है, कभी सजेशन नहीं देती। मैं थोड़ा एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रैफिक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑल वेदर रोड की यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन हम 2021 का न्यूज़पेपर उठा के देखें तो ये साफ साफ कहा गया था कि जो ऑल वेदर रोड है वो हैवी रेनफॉल या लैंडस्लाइड को
सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखिए आज उसी की वजह से आज आप देख रहे होंगे श्रद्धालु ज्यादा तो आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम जो फेस करने को मिल रही है उनको, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ये चारधाम यात्रा एक स्पेसिफिक मंथ में होती है, जिसमें हमारे लिए जो टूरिज्म की वजह से रेवेन्यू जनरेशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो आधे से ज्यादा गाड़ियां जो ट्रैफिक में लगी हैं वो दिल्ली की है, हरियाणा की है, गुजरात की है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन सारी गाड़ियों को यहाँ पे हरिद्वार में लाके रोक दे और हमारी जो सरकारी बसें हैं उनमें बिठा के इनको ले जाए? तो क्या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा? आपको लग रहा होगा ऐसा कहीं नहीं, ऐसा काफी ज्यादा स्टेट्स में है जहां पे आप बड़े बड़े धाम में जब जाते हैं तो लोगों को गाड़ियों को रोक दिया जाता है और जो सरकारी बसें होती है उनमें बिठा के ले जाया जाता है, सो दैट दे कैन कंट्रोल ट्रैफिक। दूसरी चीज मैं मेडिकल की बात करना चाहता हूं। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब मई में यात्रा स्टार्ट हुई तो 80% से ज्यादा जो जाने गई वो मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से गई। मैं सर से पूछना चाहता हूं, सर ने कहा पिछले साल से हमने काफी इंप्रूव किया है, पिछले साल की गलतियों को हमने यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की है। मैं एक डेटा चाहता हूं सर से, मुझे लगता है अभी वो बता भी देंगे क्योंकि वो एटीएम वगैरह हेल्प सेंटर की बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने यात्रियों पे आपने एम्बुलेंस दिया है ना? फॉर एग्जांपल 1000 यात्रियों पे आपकी कितनी एम्बुलेंस है, या 10,000 यात्रियों पे आप कितने हेलीपैड सर्विसेज उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं? ये थोड़ा डेटा आप सामने रख दीजिएगा। दूसरा मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता जब लोगों की प्रॉब्लम हो तो 10-10 किलोमीटर में एम्बुलेंस फैसिलिटीज दे दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता जब लैंडस्लाइड हो तो 10-10 किलोमीटर में जेपीसी खड़ी की जाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को ना मिली। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जो मुझे लगता है कि ट्रैफिक और मेडिकल से रिलेटेड हमें सामने प्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, डीके पाल जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि आपको कोई परेशानी नहीं है, यात्रा सुचारू चल रही है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो और बढ़ाई जानी चाहिए, जो बजट है अगर उसे बढ़ा दिया जाए। आपको क्या लगता है सर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बजट की ज्यादा जरूरत आपको महसूस होती है यात्रा के इस पड़ाव में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और चूंकि अभी बहुत जल्दबाजी, हम राजनीतिक दल भला ही रहे पर इस राज्य के हम कहीं ना कहीं सदस्य भी हैं, लोग भी हैं, हमको ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि यात्रा निश्चित रूप से सुगम और आसान होनी चाहिए। देखिए 2-3 चीजों पे तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, मैं फिर बोलूंगा उनको, लेकिन अनकैजुअल बातों को करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाड़ियां, कारें सारी ऊपर जाएंगी, इतनी बड़ी व्यवस्था उत्तराखंड की परिवहन निगम में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी को इस बात का मालूम भी होना चाहिए, उनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। फुलारा जी आप बात सुनिए मेरी, मैं आपकी बात सुन रहा था ध्यान से। अगर आपकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें मिलकर के चार धामों को ध्यान में रख करके, वहां की व्यवस्था को, ट्रैफिक को और सुविधा को ध्यान में रख करके अगर हम कुछ बसें स्पेशल वहां के लिए चलाते, आपकी सरकार भी और मैं दोनों से सवाल कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को कहने के लिए यहाँ अच्छा महसूस होता, मतलब लोगों को भी विश्वास होता आपकी बात पर भी। लेकिन ये विश्वास करने वाली बातें अगर आप नहीं कहेंगे और हम उनका स्वागत भी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हमारा जो ये बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, मैं देख रहा था अभी जो उत्तराखंड के डीजी है अशोक कुमार जी, उन्होंने स्पेशल तौर पे जो एसडीआरएफ है यहाँ की, क्योंकि स्लिपरी हो जाती है, उन्होंने अभी दौरा किया और उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर एसडीआरएफ को मुस्तैद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रशासन है, पुलिस, इसके पास ट्रेनिंग नहीं होती, उसके एसडीआरएफ के पास ट्रेनिंग होती है पानी में, उबड़ खाबड़ में, तो उन्होंने उसको मुस्तैद करने का काम किया है। देखिए जहां कमी है हम छोड़ेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जहां कमी नहीं होगी उसके लिए उनको थोड़ा बहुत हम ये भी कोशिश करेंगे कि और बेहतर सुविधा बनाएं और व्यवस्थित करें। जरूरत इस बात की है कि जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा और आपको नजदीक लाना पड़ेगा। अभी जो 30-40 किलोमीटर पे आपने मेडिकल सुविधाएं दी हैं या जो ऊपर जाते हैं तो हर 4-5 किलोमीटर पे दी है, उसको हर किलोमीटर पे आपको चाहे एक क्लिनिक के माध्यम से एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट हर किलोमीटर में है सर, हर 1 किलोमीटर। हाँ, मेरा मतलब कहने का यह कि इससे भी कम अगर हम सुविधा डिस्टेंस में दे सकते हैं तो बेहतर हो, क्योंकि मेडिकल की वजह से ही टोटल प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जो बहुत आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है। और साथ ही में एक बात और जोड़ूंगा इसमें, हमने देखा कि कई सारे जो अपने प्राइवेट संस्थान है, जिनके दुकानें, वो लोग वाकई बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को मैं इसलिए बार बार साधुवाद धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, वो लोगों के रेट भी ज्यादा नहीं है खाने के पीने के। हमारे किसी साथी ने अभी वहां पे सर्वे किया, दर्शन किए, उन्होंने खासतौर से इस बात को बताया कि देखो अगर बारिश ज्यादा ना हुई, बर्फबारी ना हुई, तो ये यात्रा वाकई बहुत अच्छे से होने वाली है। और इस यात्रा को अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड का जो पिछले साल का जो हमारे भाई साहब जो बड़ी तारीफ करते हैं और बड़ी वो करते हैं, उसमें बहुत असुविधाएं हुई है पिछले साल, और हम नहीं चाहते, आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती उसकी पुनरावृत्ति हो।
आप व्यवस्थित करिए, सिस्टम बनाइए। घोड़े बीमार हैं उनको भी ज्यादा मत लगाइए, उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके भी डॉक्टर वहां खड़े करिए, जिससे कि वो बीमार ना हो। बीमार नहीं होंगे तो वो सवारी को अच्छे से ले जा सकते होंगे। ठीक है। इसलिए व्यवस्था पर, सुविधा पर जितना ध्यान दिया जाएगा उतना बेहतर होगा। राजेंद्र जी, वाकई ये सही बात है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है ये कहना कि बहुत जल्दबाजी होगी किसी पे कमेंट करना कि क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बात की जाए और जो मौसम का मिजाज इस वक्त बदल रहा है, लगातार बर्फबारी हो रही है, मार्ग बाधित हो रहे हैं, क्या लगता है सर कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या अतिरिक्त वहाँ पर लोगों को चीज़ें मुहैया करानी चाहिए? देखिए, मैं वहाँ बाबा केदारनाथ तक जा ही नहीं रहा हूँ। आप यात्रा की बात करते हैं तो आप हरिद्वार से आ जाइए। क्या ऐसी क्या अव्यवस्था सरकार के पास है कि जो हरिद्वार से ट्रैफिक रायवाला और वहाँ से भानियावाला ला करके ऋषिकेश से ट्रैफिक को डाइवर्जन किया जा रहा है। आप बात ये तो कहाँ की बातें करते रहे, ये तो खाली हवा में चल रहा है। जो आदमी सड़क पे है उस पे जाकर देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर आज व्यवस्था है तो ट्रैफिक में है। 4 धाम यात्रा में सवारी, बाहर का जो व्यक्ति है, जो बाहर के आदमी आकर के अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो इतने परेशान है, या तो उनको ऊपर मत जाने दीजिए, आप उनके लिए व्यवस्था बनाइए यहाँ से कि आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी, यहाँ से आपका लोकल गाड़ियाँ, यहाँ से टैक्सी हायर करिए, जो मर्जी करिए, सारी यात्रा में लगाइए। जैसे पिछली बार हमारे स्वर्गीय श्री चंदन राम दास जी ने पिछली यात्रा में 45 बसें कुमाऊं मंडल की लाए थे, बाकी यहाँ की जीएमयूएम की लगाई थी। या तो ऐसी व्यवस्था करिए, अब मत लगाइए उनको। अगर उनको ले जा रहे हो तो उन आदमियों को इतनी परेशानी होती है, उनके साथ में जो हमारे लोग, हम लोकल हैं, हमारे को अपनी गाड़ी चलाने का पता, हम पहाड़ में कैसे गाड़ी चलाते हैं, हम प्लेन में कैसे चलाते हैं। उसके बाद आप सैटरडे संडे आप केस में चले जाइए, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे। ये बात रजिस्ट्रेशन में 4-4 घंटे रजिस्ट्रेशन में खड़ा होना पड़ रहा है। हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि भाई साहब कुछ जान पहचान है तो बताइए। हमने कहा नहीं, ये जान पहचान से काम नहीं होगा। आप यात्री आप आराम से करिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है, ये है, हमें 4 घंटे हो गए, हम ऋषिकेश में धूप में खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मैं बिल्कुल अभी कह रहा हूँ, सरकार बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही हो। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है कि ये काम कर रहे हैं, यात्रा चल रही सुगम। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पैरासीटामोल और पेन किलर के अलावा कोई दवाई नहीं है, कोई इनके पास डॉक्टर नहीं है। क्या एक कंपाउंडर एक हार्ट के पेशेंट को बता देगा कि कैसे आपकी क्या आपके साथ दिक्कत है? ठीक है, इन्होंने वो स्टोर खोल दिए तो उनके पास फैकल्टी कहाँ है? कुछ है ही नहीं वहां पे। डॉक्टर तो होने, डॉक्टर यहाँ तो है नहीं, वहां कहाँ से होंगे? जब 130 डॉक्टर्स तो तैनात किए गए सर। मैडम यहाँ देहरादून में तो इनके पास डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में वहां कौन से डॉक्टर ले आई है? कहाँ से ले आई डॉक्टर? ये बताए कि तो कौन कौन सी डिग्री के डॉक्टर हैं बैठे हैं साहब यहाँ पे? अभी वर्मा जी बता देंगे कितने डॉक्टर वहाँ पे अच्छे डॉक्टर गए हुए हैं करके, हार्ट के कितने पेशेंट डॉक्टर गए हुए हैं वहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पे। दिव्य जी ने भी बता दिया है कि 130 जा रखे हैं। ये तो वो ये जानना चाह रहे हैं कौन सी डिग्री के, जब यहाँ पर पर्याप्त नहीं है आपने वहाँ कहाँ से भेजे, कहाँ से फैसिलिटी हुई है? दिव्य जी देखिए, आपको किसी भी चीज की यदि आलोचना करनी है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपका मुंह कोई पकड़ नहीं सकता, है ना? अरे आप मेरे साथ चलिए हॉस्पिटल में, आप तो सरकार हो, आप तो सरकार में बैठे हो, आप यहाँ पे मेरे भाई 130 हॉस्पिटल चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ क्या हालत है वहाँ पे। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो आप बाहर से लाए इनको, आज तक आपके पास शहर में तो है नहीं डॉक्टर। मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ दोनों हॉस्पिटल चलिए, मैं दिखाता हूँ 900 आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं। जी बताइए। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, केवल 924 डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में थे। आज 2775 डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में हैं और हर चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आज यहाँ पर उपलब्ध हैं, चाहे हार्ट से संबंधित हो, चाहे न्यूरो से संबंधित हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, किसी भी चीज के, चाहे आयुष से संबंधित हो, हमारे पास बहुत अच्छे और एक तरह से नामी गिरामी डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में हैं। अब हर चीज की आलोचना करनी है तो हमने आलोचना करनी है। ये इस तरह का जो मंसूबा है मेरे भाई छोड़ना होगा। देखिए इस समय जो यात्रा चल रही है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उत्तराखंड को। आपने अपनी पार्टी का नाम उत्तराखंड क्रांति दल रखा है, लेकिन आप ऐसी क्रांति करेंगे क्या? ये ऐसी क्रांति लाएंगे? उत्तराखंड को बदनाम करने की बात करते हैं। आदमी बाहर से आता है, आदमी बाहर से आता है। आपके नाम से पत्र भेजूंगा, एक मिनट दिव्य जी, अभी राजेंद्र पंत जी ने कहा कि हरिद्वार से लेके ऋषिकेश तक पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। मैं आज सवेरे की ही बात कर रहा हूँ, मैं आज सवेरे की बात कर रहा हूँ। आप भानियावाला अरे मेरे भाई झूठ मत बोलिए,
झूठ आप मत चलिए बोलिए ना टीवी सैटरडे के संडे ऊपर मेरे आकर। साथ चलिए ना। मैं आज आप घर से सवेरे ही निकलोगे तब तो पता हरिद्वार चलेगा। गया और हरिद्वार से मैं वाया ऋषिकेश देहरादून आया। पूरी तरह से मेरे को एक भी जगह आप सैटरडे संडे अपने कप्तान साहब से पूछिए मेरे यहाँ भाई के कि वहाँ डाइवर्जन क्यों करते हो आप ट्रैफिक अरे को। एक भी जगह ना तो व्यवधान मिला, ना कहीं जाम मिला। आप मुंह से और- कह रहे हैं तो बात अलग है ना। आप सैटरडे संडे का रिकॉर्ड उठा लीजिए ना। अरे आपके वो तो पास वीकेंड्स की सरकार, बात आप कर रहे हैं पूछिए सर, अभी। वीकडेज की नहीं, वीकेंड की बात कर अरे रहे हैं आप सर। झूठ मत बोलिए ना। अब आप बात ये- यात्रा की बात लेकिन यात्रा सर, यात्रा की नहीं लेकिन कह सर रहा हूं ये मैं। तो बात फैक्ट यात्रा है ना नहीं कह रहा सर, हूं ये तो मेरे भाई। फैक्ट है ना सर, ये तो फैक्ट है ना संजीव सर कि जितना ट्रैफिक अगर आप वीकडेज की तुलना करें वीकेंड से तो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वीकेंड्स में लोगों की छुट्टियां होती है, वो ज्यादा से ज्यादा देहरादून का रुख करते हैं, मसूरी का रुख करते हैं, तो उसमें ट्रैफिक जो ज्यादा हो जाता है, सड़कों पर लोड ज्यादा हो जाता है। दिव्य जी देखिए, वीकेंड में मैं थोड़ा स्वीकार करता हूँ तो वही कि बात वो आके- बोल रहे हैं, कि सैटरडे संडे नहीं, की नहीं, बात बोल रहे हैं। ना ना, उन्होंने कहा उन्होंने रोज की रोज बात नहीं करी। कह रहा हूं मैंने, पहले सबसे पहले आप मेरी हाँ। डिबेट उठा लीजिए सर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सैटरडे संडे वीक- आप लोग हरिद्वार से आने वाले ट्रैफिक को वीकेंड- भानिया वाला ठीक है, बेच राजेंद्र करके बिजली के वीकेंड पास में जाऊंगी सर, उनका भी निश्चित वक्तव्य ही लेना थोड़ा जरूरी है। सा, ट्रैफिक ज्यादा ठीक है। होता है, लेकिन हमारी पुलिस के द्वारा पूरी तरह से उसको व्यवस्थित किया ठीक है गया है। राजेंद्र बिज जी, सर जिस तरीके से डिबेट में सभी बोल रहे हैं, अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर काम करने की जरूरत है, पिछले साल की तुलना की अगर बात की जाए, इस साल क्या डिफरेंस आपको नजर आता है कि जिस पर काम किया गया है, जिसके दावे किए जा रहे हैं दोनों शासन प्रशासन की तरफ से? क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा चैलेंज था पिछली बार, इस बार काम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवरेबल नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो है इस साल जो कर रहे हैं सरकार, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, अगर आप फिट नहीं हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए, या अगर आप 4 धामों के दर्शन करने के लिए फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। जनरली क्या होता है कि ये जितने भी धाम हैं, यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं, उनकी एज ज्यादा होती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल के लोग होते हैं, और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है उसको जाना। पहले तो जो है गाड़ी से आना और फिर जाके इतनी हाई एल्टीट्यूड में जाना, जहाँ बहुत सारी जो है उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात क्या है कि अवेयरनेस बढ़ाई है कि आप देखिए, अगर आप फिट हैं तो जाइए, फिट नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं। जो सरकार के साथ जो सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ नेगेटिव बात जो हुई है, कि सरकार चाहती थी पहले दिन से कि हम इसको रेगुलेट करें। हम क्या करें कि भाई जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं, जो हमारे पास जगह है रहने के लिए, कितने लोग वहां जा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसका एक रेगुलेशन हो। लेकिन आप ये समझते हैं कि बिकॉज हमारी छोटी सी स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दबाव रहता है, सामाजिक दबाव, समझ लीजिए क्या जो है, बहुत सारे जो सांस्कृतिक दबाव रहता है, नेताओं का दबाव रहता है, लोकल बॉडी का दबाव रहता है, उससे सरकार ने जो है वो रेगुलेट उसको धीरे धीरे करके। लेकिन सर बहुत एंड में हमने देखा था कि जब यात्रा शुरू होने वाली थी उसके 1-2 दिन पहले ही ये जो बैरियर है वो लिफ्ट किया गया। उससे पहले तो कहीं भी कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा था। अडैमेंट थी सरकार की नहीं, हम लिफ्ट नहीं करेंगे, हम अपना जो स्टैंड है उस पर कायम है कि हम रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। जो आप बात करते हैं कि कहीं प्रेशर है, तो फिर वो एंड मोमेंट पे प्रेशर कहाँ से बना? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ देखिए, जैसे पहले बार भी था कि जिस तरह सरकार चाहती थी कि उसको रेगुलेट करें, लेकिन जो लोकल बॉडी होते हैं, लोकल जो मतलब दुकानदार होते हैं या होटेलियर्स होते हैं या घोड़े वाले हैं या वहाँ के जो पंडा समाज है, वो लोग क्या करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं और सरकार से बोलते हैं कि आप इसको रेगुलेट मत करो, आप इसको खुली छूट दो। तो जहाँ पे भी 10,000 आदमी का, अगर 7 से 10,000 आदमी एक दर्शन करने की जो कैपेसिटी है, उस जगह 15 से 20,000 आदमी आएंगे तो क्या होगा? वो ठीक है, आपको पैसा मिलेगा, आपकी इकोनॉमी में वो ऐड ऑन करेगा, लेकिन वो जो है अवस्था जितनी जो है वहाँ पे जो जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको जो है फ्लॉप कर देगा, उससे अव्यवस्था हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो है इसी का रिजल्ट है। और जितने लोग आ रहे हैं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इसको राजनीति की बात ना करें, हम ये कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके यहाँ घर में एक शादी होती है और शादी में अगर आपने 500 मेहमान बुलाए हैं और आपके यहाँ 700-800 मेहमान आ जाए, तो आपको भी खाना कम पड़ जाएगा, आपको अव्यवस्था हो जाएगी, आप क्या करेंगे? तो वही समाज है कि हम लोग एज अ गेस्ट हैं उत्तराखंड के लोग, और हम लोग चाहे सरकार है चाहे यहाँ के स्थानीय निवासी, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम उतने ही यात्री लें जितने हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर बाद में उस तरह की न्यूज आएगी, लोग जो है बदनामी करेंगे, साहब जो है जो 4,000 का कमरा था वो 15,000 20,000 में मिल रहा है, मैगी जो 30 रुपए की मिलती थी 20 रुपए की वो 100-150 में बिकती है। तो इस तरह की जो है मतलब पर इस बीच खबरें आई थी सर, इस बीच खबरें आई थी कि ज्यादा महंगा सामान बिक रहा है। ये न्यूज में था कि जो चारधाम यात्रा के रूट्स हैं वहां पर जो सामान है, ईटेबल्स हैं, वो महंगा कर दिया गया है।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि हम बात करते हैं कि कुछ जैसे मक्का मदीना में लोग जाते हैं, वहाँ पे जो हज करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी रेगुलेशंस होता है ना, रेगुलेटरी होती है। आपको लिमिटेड पासेस मिलते हैं और आप जाते हैं और आपकी व्यवस्थाएँ वहाँ तो लाखों लोग आते हैं और उस तरह से इतनी भीड़ में जाते हैं। तो उसी तरह से है ये जो मतलब आध्यात्मिक मतलब जो भी टूरिज़्म की हम बात करते हैं, लोग जाते हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं रेगुलेशन तो करना पड़ेगा। व्यवस्थाएँ हमें और सुदृढ़ करनी पड़ेगी। और आप देखें जैसे इस समय जो है ये ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं और साथ में जो है आप जिस तरह रेलवे लाइन की बात हो रही है और कर रहे हैं, इस पे काम हो रहा है, उसमें अभी उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, 1 डेढ़ 2 साल लगेंगे। मुझे बिल्कुल। लगता है व्यवस्थाएँ ज़्यादा सुधरेंगी, लेकिन रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। आप उसमें जैसे गाड़ियों का रेगुलेशन आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सिर्फ एक ही गाड़ी में 2 ही लोग जा पाते हैं। तो ठीक उसमें है। क्या होता है कि कैपेसिटी जो है रोडों की भी कैपेसिटी की कितने जो है वाहन जा सकते हैं। हुँ। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, किस तरह संजीव उसको जी। रेगुलेट कर जी। सकते हैं। बट सरकार जो है जिस तरह से जो बात करे, एक अवेयरनेस की बात बहुत अच्छी करी इस बार गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पे रखा, उनको बाकायदा उनका जो मॉक ड्रिल्स वगैरह हुए हैं। बिल्कुल। अभी जो है डीजीपी साहब जो है वहाँ पे करीबन 3 दिन बिता के आए हैं और व्यवस्थाएं उन्होंने देखी हैं। जो वहाँ के रुद्रप्रयाग के डीएम है और चमोली के डीएम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ की जो है मतलब इस समय जो है काफी कोऑर्डिनेशन है। लेकिन मुझे लगता है जैसे बरसातें आएंगी तो हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें कहीं ना कहीं रेगुलेट करना संजीव पड़ेगा। जी, कहीं न हेली कहीं सेवाओं को भी वार्निंग रेगुलेट साइन करना है। पड़ेगा। बिल्कुल, ये वार्निंग साइन है जी। आप लोगों के लिए, इसलिए कि जब अभी इस मौसम में जब गर्मी पड़ती है, अब इस तरीके का मौसम है, भारी बर्फबारी हो रही, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो ऐसे में मॉनसून की क्या तैयारियां रहेंगी? और एक बात निकलकर पहली डिबेट्स में भी आई है कि गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे क्षेत्र में बारिश की वजह से पार्किंग व्यवस्था नहीं होती है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए समस्या का समाधान कैसे करेंगे? ये चीज़ें वो हैं जो प्री जब तैयारियां होती है उसकी बात है, लेकिन अब बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? देवी जी देखिए, जो पार्किंग की एक बड़ी समस्या है और उसके स्थायी हल की ओर सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ जगहें हमने पार्किंग डेवलप करी है और कुछ जगहों पर काम लगातार इन प्रोसेस है और मैं सोचता हूँ पार्किंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाली नहीं है। बाकी जिस तरह से भी आपने कहा आने वाला जो समय है वो बरसात का समय है और बरसात के समय में उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति के स्थिति परिस्थितियों का हम यदि ध्यान करते हैं तो यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में यदि लैंडस्लाइडिंग होती है या इस तरह की कुछ कोई स्थिति परिस्थिति विपरीत होती है तो उसके लिए तमाम जो हमारा यात्रा रूट है उसमें जेसीबी स्थान स्थान पर डिप्लॉय पहले से की हुई हैं ताकि कहीं भी मलबा आता है सड़कों पर उसको एकदम हटाया जा सके और सड़कों को बिल्कुल एक तरह से या ट्रैफिक के लिए कंटिन्यूटी बनी रहे और साथ ही हमारी जो एसडीआरएफ है एनडीआरएफ है उसको हर समय पूरे जब तक हमारी यात्रा चलेगी उसको हाई अलर्ट पे पूरे समय के लिए रखा गया है और जिस तरह से अभी बात आई थी हमारे माननीय डीजीपी साहब उन्होंने वहां पर स्वयं स्थिति का जायजा लिया और हमारे डीएम सादे वस्त्रों में यानी कि अपनी पहचान को छुपाकर भी उन्होंने एक बार को एक सर्वे किया ताकि उससे उनको ये मालूम हो सके कि कहाँ कोई कमी है तो हम उस कमी को दुरुस्त कर लें। कितना इत्तेफाक आप इन बातों से रखते हैं जो कहा जा रहा है, क्योंकि अभी कोई भी नेगेटिव कमेंट करने के लिए राजी नहीं है क्योंकि अभी बहुत जल्दी है ऐसा लगता है, लेकिन जो अभी तक की व्यवस्थाओं की आपने बात की, चाहे ट्रैफिक हो या फिर और व्यवस्थाएं हो, आपने कहा रजिस्ट्रेशन की बात आपने की है, इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है जो चैलेंजिंग है? क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही, चाहे शुरुआत से हो अब भी बीच बीच में भी आप लोग सवाल उठाते रहते हैं हमेशा। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा चलती है हर साल की तरह, ये एक बड़ी पवित्र यात्रा है जिसमें सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और चारधाम के दर्शन करते हैं। अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो डिवोटीज क्या करता है, एक प्लान करता है, एक प्लानिंग होती है कि किस तरीके से चारों धाम को कवर किया जाए। आज भी ये कंडीशन है कि जो हमारे डिवोटीज हैं वो चारों धाम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काफी हैं जो लाइन में लगे लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से वो आधे लाइन से तोड़ के
वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे। केदारनाथ की ऐसी वीडियोस हम लोगों ने देखी है जिसमें सारे डिवोटीज खड़े होकर साफ साफ कह रहे हैं कि ना तो पुलिस वहां पे खड़ी है, ना प्रशासन का कोई हेल्प हम लोगों को मिल पा रही है। हम आधे रास्ते से छोड़ के हम लोग घर जाने की। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार ने जो लिमिटेशन पहले लगाई थी नंबर ऑफ यात्री की हर धाम के लिए, वो रखनी चाहिए थी सरकार? देखिए मैम, मैं तो ये कहूंगा कि जब उन्होंने ये पहले रखा था, फिर आफ्टर दैट आपने देखा कि जैसे जैसे यात्रा पास आती गई उस चीज को चेंज किया गया, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी सरकार के अंदर थी, ये मैं कहना चाहूंगा। अगर वो एक एक रोड मैप बना के चलती, देखिए किसी भी चीज की जब स्टार्टिंग होती है तो एक प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और इस तरीके से रैंडम चेंज जो हम लोगों को जैसे जैसे यात्रा स्टार्ट हुई वो हमें देखने को मिला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के अंदर अनस्टेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, इंस्टेबिलिटी की बात की जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी डी के पाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब राजेंद्र जी बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आदरणीय राजेंद्र बिज जी हमारे राज्य के एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और वो उस बात को भली भांति रूप से समझते हैं। जिस बात की वो बात कर रहे हैं उससे हम कहीं दूर छूट गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राज्य में इन 4 धामों के लिए किसी एक मजबूत श्राइन बोर्ड की। जैसे वो श्राइन बोर्ड अगर बना होता और नहीं बना तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यूकेडी की सरकार हो, तीनों सरकारों ने इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। यानी कि ये भी अवेयर नहीं है हमारी 4 धाम की यात्रा को लेकर के। और यहाँ सवाल हम टीवी पे जितने बड़े खड़े कर लें, लेकिन यदि हमारे पास श्राइन बोर्ड होता जो एक सुदृढ़ और मजबूत, जैसे वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, जैसे त्रिवेंद्रपुरम जो है वहां का एक श्राइन बोर्ड है, तो अगर उसके देखिए सरकारों के बस का लोकल ट्रैफिक, तो अगर आप गंभीरता से लेंगे बात को तो लोकल ट्रैफिक तो संभाल नहीं पाते। रिस्पना पुल से लेकर के यहाँ और वहां से लेकर के एमकेपी चौक तक भी नहीं संभाल पाता। हम छोटी छोटी बातों पर तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। सरकार इनिशिएटिव लेती अगर तो हमारा एक मजबूत श्राइन बोर्ड होता। श्राइन बोर्ड होता तो जिस बात की बात कांग्रेस के हमारे साथी और हमारे यूकेडी के साथी कर रहे हैं, तो ये अव्यवस्था कभी आपको देखने को मिलती नहीं। डीके पाल जी, एक जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती, अगर आप श्राइन बोर्ड जो देवस्थानम बोर्ड जैसा ऑर्गेनाइजेशन संस्थान लाना चाह रहे होते और पंडा पुरोहित आपका विरोध कर रहे होते, तो आप क्या करते? नहीं देखिए, ये विरोधी तो दूर करना है हमको, यही मैं जानना चाहती हूँ। तो आप क्या करते? क्या उस समय सरकार के सामने भी यही सिचुएशन हुई थी? राज्य का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले बहुत जरूरी है, और जब वो खड़ा हो जाता है ना, हम जब श्राइन बोर्ड की शुरुआत तो उसके बाद में करेंगे, हमको पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और वो किसी माध्यम से होता है, या तो सरकारें कर लें या कोई बोर्ड बना करके हम उसकी व्यवस्था तैयार करें। वो तैयार हो जाती है और पंडों को हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको चाहिए। हमारा ऋषिकेश से लेकर के ही तमाम सुविधाएं वो सरकार की हो जाती है। श्राइन बोर्ड का मतलब है सरकार, हम किसी प्राइवेट संस्था की बात नहीं कर रहे, किसी पंडे की बात नहीं कर रहे, किसी प्राइवेट होटल वाले की बात नहीं कर रहे। यदि ऋषिकेश से लेकर के ऊपर तक हमारे तमाम सरकारी होटल होते, सरकारी हॉस्पिटल होते उनके साथ में जुड़े हुए, और ये व्यवस्था पुलिस प्रशासन न लेकर के। बद्री केदारनाथ समिति पर आपका क्या कहना है? नहीं, समिति वो उनकी भी मांग रही है हमेशा कि मजबूत श्राइन बोर्ड बनाइए, मजबूत बनाइए। आप उन पर थोपिए नहीं देवस्थानम नाम के नाम का या किसी और नाम का, कि आपने थोप दिया और उसकी व्यवस्था को बनाने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। राजेंद्र उसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा आपको। श्राइन बोर्ड, उत्तराखंड श्राइन बोर्ड 4 धाम बनाना पड़ेगा, और जब 4 धाम श्राइन बोर्ड बन जाएगा तो हॉस्पिटल खड़े हो जाएंगे, होटल खड़े हो जाएंगे, व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएगी, और फिर शासन प्रशासन या एसडीआरएफ को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ आर्मी, हमारी सेना की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि 3-4 महीने के लिए अगर सेना की ड्यूटी लगानी पड़ जाती है वैष्णो देवी की तरह, त्रिवेंद्रपुरम की तरह और संस्थानों की तरह, तो कोई बुरी बात नहीं है। उससे देश छोड़िए, जितने ये 4 लाख 5 लाख की बात कर रहे हैं, आप देखिए वैष्णो देवी में इससे 10 गुना ज्यादा, 1-1 लाख आदमी रोजाना वहां पे वो कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। व्यवस्था बन गई, सिस्टम बन गया। हम फेल रहे हैं, तीनों सरकारें फेल रही है, यूकेडी हो, भारतीय जनता पार्टी। फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूं, इससे पहले मैं आपके पास आऊंगी राजेंद्र पंत जी। आपका नाम आया है कांग्रेस बीजेपी के साथ सरकार में, अगर आप होते, आपने ये डिसीजन नहीं लिया, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग श्राइन बोर्ड होना जरूरी है इस प्रदेश में, तब जाके कहीं स्टेबिलिटी आएगी? मैं तो ये कहूँगा, पहले तो पॉल साहब भी पहले यूकेडी में रहे हुए हैं और इनको भी अच्छे से पता होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की कभी सरकार नहीं आई है। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, तो जो हमारे नेताओं ने काम किए वो
अतुलनीय काम थे, वो आज भी नहीं हो पाए, और जो थे भी तो श्राइन वो बोर्ड पे भारतीय कुछ जनता नहीं कर पाए पार्टी ना ने आप। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चार भी धामों खत्म पे कर तो दिया। कुछ नहीं कर पाए वो ना, आप कानून के फेल लिए रहे हमारे हैं ना। नेता लड़े, वो कानून आज खत्म कर दिया। वो बात मत करिए आप अभी, आप श्राइन बोर्ड पे बात करिए, चार धाम की बात खाद्य विभाग करिए। हमारे मंत्रियों के पास था, एपीएल बीपीएल में बहुत अच्छा काम किया, जो आज नहीं, तक नहीं। चलता आया है। दिव्य तो हो दर्शन सकता नहीं है बोल इनको अगर पाएंगे, ऐसा इन्होंने लग कुछ रहा किया हो ही नहीं तो ये उसमें, अपनी तो बात क्या कर करेंगे। सकते ठीक और है। आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है वहां देख ही रही हो कितना अच्छा काम चल रहा है, वहां पे राजमहल बन गए, और ठीक अब है, तो आगे कहीं ना पता नहीं कहीं- कौन सा महल बनेगा, वो खैर बात है, सबको दिख ठीक ही है, रही अब मैं है। फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मनोज फुलारा जी, आप क्या कहेंगे फाइनल कमेंट में, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी आगे हैं? आपने जो अभी तक आरोप लगाए हैं, अब जो व्यवस्थाएं रही हैं, जो सजेशंस दिए हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है आगे क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए मैम, एक्सपेक्टेशन वही होती है जो आम जनता चाहता है ना। डिवोटीज जब यहाँ पे आते हैं, लोग जब इस चार धाम यात्रा में आते हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, हम चाहते हैं कि उस चीज को कवर किया जाए, उस चीज को इंक्लूड किया जाए। जब आप प्लानिंग कर रहे हो चार धाम यात्रा की, अगर आप ये सोच के प्लानिंग करते हैं कि पिछले साल हमने जो गलतियां की हैं उसको हम सुधारेंगे, तो मुझे लगता है उन गलतियों में हमें ये भी समझना चाहिए कि जो डिवोटीज यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल रही है। मैंने बोला, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आधी रास्ता आधी लाइन को छोड़ के घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि चार धाम में उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे, एक प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पे नहीं है। देखिए, एक वर्ड होता है ना कि आपको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी ठीक है, है। इंप्लीमेंट के बाद मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजेंद्र बिज जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज इस पूरे जो डिस्कशन हुआ दिव्या है। जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रेगुलेशंस होने बहुत जरूरी है। रेगुलेशंस जब तक आप इस पूरी यात्रा को रेगुलेट नहीं करेंगे, और आपके क्राइटेरिया हो, आपके क्राइटेरिया अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जा सकते हैं, है ना। आपको बाकायदा जो है, आपको मेडिकल टेस्ट वालों को जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनके क्राइटेरिया है, उनको जो है आप अलाउ करें। और जो लोग थोड़ा सा वृद्ध हैं, वो अगर हेलीकॉप्टर में जो है जाना चाहें तो वहां से अलाउ करें, सो दैट मतलब मेरे कहने मतलब कि किसी तरीके से यात्रा भी सुगम हो जाए, लोगों को फैसिलिटीज मिले, और वही लोग जा पाए जो लोग सक्षम हैं, जो लोग वहां पे जा सकते हैं। तो ये चीजें जो सरकार को देखनी पड़ेगी, और स्थानीय लोगों को देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को हम जो है सही व्यवस्था में जो है उसको उनकी यात्रा करवा सकते हैं, उन लोगों को प्रेफर करना ठीक चाहिए। है। और ऐसा नहीं है कि आपने ओपनली इसको खोल दिया, हर एक आदमी जाएंगे तो ठीक फिर है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, डीके पाल जी, सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में प्लीज। देखिए, निश्चित रूप से मैं फिर कहूंगा, यात्रा प्रारंभ हुई है, हम कोई बड़ा सवाल अभी खड़ा करना नहीं चाहते। हम सरकार की हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं, और 3-4 महीने हम रखेंगे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार पर सवाल ना उठे, सरकार ऐसे काम करेगी, ठीक। व्यवस्थित करेगी सिस्टम को। ठीक है, राजेंद्र पंत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं फिर पहले से भी कहता आया हूँ, हमारा काम है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें सरकार को बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए बताना चाहिए, और यहाँ पे सरकार के प्रवक्ता आ रखे हैं। आज अगर कोई यात्री यात्रा के लिए जाता है तो उसको यात्रा में पहुंचते तक ये धुकधुकाहट रहती है कि वो यात्रा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसी संभावनाएं क्यों आ रही हैं? हमारी चाहे सड़क है, चाहे रहने की व्यवस्था है, चाहे रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था है, कुछ भी चीज़ें हैं, उनको और सुगम करें। जो हमें लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा इनमें कमियां हैं, उनके लिए हम इनकी आंखें खोल रहे हैं, इनको पता लगना चाहिए। बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी यात्रा चले। हम बाबा केदार से फिर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी यात्रा चले और उत्तराखंड का पूरे देश में नाम आए। जी, संजीव वर्मा जी, फाइनल कमेंट। इतने सारे सजेशंस आपको मिले हैं, क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे इस माध्यम से जनता को भी और सभी को, विपक्ष में जो बैठे हुए हैं? दिव्य जी, देखिए, हमारे जितने भी मित्र हैं जिन्होंने अपने बेटर सजेशन दिए, और ताकि यात्रा एक दिव्य भव्य रूप ले सके, तो आपके तमाम सजेशन को भी हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आप हम उत्तराखंड हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी है उत्तराखंड को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने की। और जो हमारी पूरे यात्रा पड़ाव पर जितना हमारे लोग निवास करते हैं, और जो वहाँ पर पूरी यात्रा के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनकी भी आर्थिकी बढ़े और यात्रा अच्छी चलेगी, तो मैं सोच रहा हूँ उनके भी चेहरे लगातार खिलते रहेंगे, और यात्रा एक रिकॉर्ड कायम करेगी इस बार, और एक पूरी तरह से सुगम, सुव्यवस्थित और बहुत अच्छा रूप लेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा में आज हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो यात्रा अभी तक चली है उसमें कहाँ व्यवस्थाओं की कमी है। सभी गेस्ट की तरफ से जो सुझाव आए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि इन व्यवस्थाओं पर काम किया जाए, और आगे जो आने वाले श्रद्धालु इस प्रदेश में यात्रा करने के लिए पहुँच रहे हैं उन्हें बढ़िया व्यवस्था मिले, और यात्रा जो है रिकॉर्ड तोड़े। जिस तरह से हमने कहा था कि रिकॉर्ड की तरफ ये यात्रा जो है, चारधाम यात्रा, वो बढ़ रही है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून
सच दिखाने का।